हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रासायनिक पाठशाला। हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उससे केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या उसका रिएक्शन होता है, किस पे डिपेंड करता है, कितना कंसनट्रेशन एसिड का डालेंगे कि क्या प्रोडक्ट निकलेगा, ये सब ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है। उसके बाद आयोडिक एसिड कैसे बनता है, ब्राउनिंग टेस्ट कैसे होता है, एक्वायरेज क्या होता है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता क्या है? HNO3 होता क्या है? HNO3। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है। ठीक है। कॉपर के रिएक्शन में अलग प्रोडक्ट, इन केस ऑफ डाइल्यूटेड रहेगा तो, और कंसंट्रेटेड रहेगा तो अलग होगा। वो हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे देखो, अगर कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक ठीक है। 3 यहाँ पे नाइट्रोजन 8, 3 दूनी 6, 6 दू 8। ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड साथ करवा रहे हैं तो देखो कॉपर का नाइट्रेट मिल रहा है, यहाँ पे इनो मिल रहा है, HO2 बाई प्रोडक्ट है, अपना कोई से लेना है नहीं। मेनली डिफर क्या करता है, डिफरेंट क्या करता है, यहाँ पे अगर डाइल्यूट डालेंगे तो एनो गैस, अगर कंसंट्रेटेड डालेंगे तो NO2 गैस। जैसे देखो, अगर यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन HNO3 कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट यहाँ सेम बन रहा है, CuNO3 प्लस, अगर बात करते हैं NO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है। अब देखो, बैलेंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेंगे क्या फंडा है। कॉपर एक, तो कॉपर एक भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन 8, नाइट्रोजन 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी फिर भी गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के बाद में 13 12, तो 3 6, 6 4 10 और 2 12। ठीक है, सब बैलेंस है। अब देखो, दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों में एसिड सेम है, दोनों में कॉपर भी सेम है। डिफरेंट क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ एसिड चेंज हो रहा है। मतलब कि एक में डाइल्यूटेड एसिड है, एक में कंसंट्रेटेड एसिड है, एक में डाइल्यूटेड है, एक में कंसंट्रेटेड एसिड है। अब जब डाइल्यूटेड में देखेंगे तो डाइल्यूटेड में एनो गैस निकल रहा है, लेकिन जब आते हैं कंसंट्रेटेड में तो NO2 निकलता है। क्या निकलता है? NO2 आता है। लेकिन अगर बात करते हैं जिंक में, अगर जिंक का रिएक्शन करवाते हैं HNO3 डाइल्यूटेड के साथ, तब प्रोडक्ट क्या बनता है? ZnNO3 प्लस NO N2O प्लस H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, कर ले बैलेंस। 4Zn अब आते हैं HNO3 के बारे में। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 2 4। अब 4 कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग? अगर यहाँ 10 लिख देते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ तो 5 लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो कितना हाइड्रोजन? 10। कितना हाइड्रोजन? 10। अब आज नाइट्रोजन पे कितना नाइट्रोजन? 10। यहाँ पे कितना? 2। तो क्या लिखेंगे? 5। आते हैं ऑक्सीजन में, 10 तिहाई 30, यहाँ पे 6, 6 5 11, 11 5 16। ठीक है। और गलती हो गई यार, कितना हुआ? 4 3 12 2 24 5 29 और ये 5 कितना? 34। गलत हो रहा कहीं फिर भी। अब देखो तो, यहाँ पे 10 नाइट्रोजन,
यहाँ पे 4 8 2 10। हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिंक डाले, यहाँ भी मेटल है, यहाँ पे डाइल्यूटेड HNO3 है, पर यहाँ पे निकलना क्या चाहिए था, N2O या NO। इनो निकलना चाहिए था, जैसे प्रीवियस केस में कॉपर के केस में इनो निकल रहा था, तो यहाँ पे क्या निकलना चाहिए था, इनो। निकल क्या रहा है, N2O। अगर बात करते हैं भाई जिंक का रिएक्शन, अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ क्या नाइट्रिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट देखने को मिला सेम जैसे कि कॉपर में मिला था, ठीक, जैसे कि कॉपर मिला था ऊपर में। बैलेंस कर लेंगे पहले हम लोग। यहाँ पे देखो अगर कंसंट्रेटेड एसिड के साथ करवा रहे थे तो यहाँ पे NO2 निकल रहा था, यहाँ भी जेडन के केस में भी क्या, जिंक के केस में क्या निकल, NO2 निकल रहा है। तो डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, बस डाइल्यूटेड में डिफरेंट आ रहा है कि यहाँ कॉपर के केस में डाइल्यूट एसिड के साथ N2O निकल NO निकल रहा था, और जिंक के साथ डाइल्यूटेड एसिड जिंक में डाइल्यूटेड एसिड के साथ क्या निकल रहा था, N2O निकल रहा था। क्या निकल रहा था, N2O निकल रहा था। इसको लिख लो। अच्छा बैलेंस करना है, हाँ तो बैलेंस कर लो। अगर यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है, जिंक एक, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 और 1 3, ठीक है। कहाँ पे लिखना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे लिख ले, तो 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना 4, तो हाइड्रोजन 4 और 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ कितना 6 6 4 10 10 2 12, ये अपना बैलेंस, ठीक है। ये अपना रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछता है, इसको लिख लो इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में पूछेगा, नीट में पूछेगा, IIT में पूछेगा, सॉरी जेईई में एडवांस में नहीं पूछे, कुछ डिफरेंट कर दे, कुछ इसमें लॉजिक लगा दे, वो बात की बात है। लेकिन जेईई में और नीट में बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि ये डाइल्यूटेड एसिड डाले जिंक के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, अगर लिख लिए हो या स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि जब भी कोई भी मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे, जब भी मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमेशा NO2 गैस निकलेगा, ठीक है। यहां लिखते हैं, लिख लो, मोस्ट ऑफ द मेटल dissolve in nitric acid to produce NO2, ठीक है, टू प्रोड्यूस NO2। यहां तक समझ में आ गया। जो भी मेटल है एक्सपेक्ट मतलब अपवाद में एक्सेप्ट में हो गया आपका Ag, सॉरी कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक और है कि अगर हम आयोडीन का रिएक्शन, इससे क्या पता चलता है, देखो एक बात हम पता कर सकते हैं ना कि ये 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कुछ गया प्लस और +2 में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि इट इज इट हैज का मतलब नाइट्रिक एसिड, इट हैज ऑक्सीडेटिव नेचर, ऑक्सीडेटिव नेचर, ठीक है, इसके पास ऑक्सीडेटिव नेचर होता है। अब आते हैं कि अगर एक होता है आयोडिक एसिड, कैसे बनता है, अगर आयोडीन लिए, आयोडीन जब भी होगा तो 0 फॉर्म एलिमेंट, मतलब कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक। अगर उसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, आयोडिक एसिड बनेगा, HiO3 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो, इसका ऑक्सीडेटिव नेचर है, दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो आई को उसके फॉर्म में नहीं रहने देगा, 0 फॉर्म में जो है वो नहीं रहने देगा, प्लस में डाल देगा। तो प्लस में कब जाएगा, जब ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीजन के बारे में, इसको लिखिए पहले। हो गया इसके बारे में। अब लिख सकते हैं, हम लिखें हम लोग सम
रिएक्शंस फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर हम बात करते हैं आयोडीन के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो I2 प्लस 10HNO3 क्या बनाएगा? आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड मतलब HiO3 प्लस NO2 तो निकलेगा क्योंकि नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है, तो NO2 निकलना जरूरी है, प्लस पानी तो निकालना है भाई। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? खा जाओगे नहीं ना, उसको निकालना जरूरी है, नहीं जरूरी है। अब यहाँ बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 10, यहाँ पे 2 और 2 4, तो कुछ हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बारे में आता है, तो 10 नाइट्रोजन इधर है, इधर कितना नाइट्रोजन? इधर 1 नाइट्रोजन, इधर कितना नाइट्रोजन? 1 नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन कितना? 30। अब कितना? 20, 3, 6 और यहाँ पे 4। अब देखो तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन अगर लेते हैं, कार्बन का रिएक्शन अगर HNO3 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस NO2 प्लस H2, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे कितना कार्बन? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 1, यहाँ पे कितना? 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 3, यहाँ पे 2, 2 4, 1 5। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कितना है? 2 4 5, यहाँ पे 3 है, इसको 5 से गुना कर देंगे तो कितना का? रुको 4, तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन? 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, कितना? 4 नाइट्रोजन। अब आते हैं ऑक्सीजन कितना? 3, क्या 3 बार, इधर 2 8 10 और 2 12, बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का आयोडीन का रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवा है, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आयोडिक एसिड बन रहा है, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड, कहीं लिख लो आयोडिक एसिड, ठीक है। प्लस NO2 प्लस पानी। कार्बन के साथ करवाएंगे तो CO2 NO2 प्लस H2O, ठीक है। इसका रिएक्शन खत्म हो गया। अब एक छोटा सा एक यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हैं कि एक्वा रेजिया कैन डिजोल्व, एक्वा रेजिया कैन डिजोल्व नोबल मेटल। कौन कौन? गोल्ड एंड प्लेटिनम। एक्वा रेजिया बनता कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड। कितना रेशियो में? अगर HCl प्लस क्या HNO3, कितना रेशियो? 3:1, ठीक है। इसको लिख लेना, इसको समझ लेना। एक्वा रेजिया कैन बी डिसॉल्व नोबल मेटल। एक्वा रेजिया कैसे बनता है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। ये अपना एसिड रहा। उसके बाद ब्राउनिंग टेस्ट, उसके बाद फास्फोरस पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखो इसको। अब हम लोग आते हैं ब्राउनिंग टेस्ट पर। ये होता क्यों है? ब्राउनिंग टेस्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में है या नहीं है, ये जानने के लिए करते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक हम ट्यूब लिए, ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं सॉल्यूशन यहाँ पे, उसमें हमको पता करना है कि नाइट्रेट आयन है कि नहीं है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, एक आता है छोटा सा दूध जो बचा हुआ होता है, पता नहीं क्या नाम होता है, उसे सम अमाउंट ऑफ FeSO4 है, मतलब जो जल्दी बना है, मतलब कि फ्रेशली जो बना है, फ्रेशली FeSO4 डालेंगे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा FeSO4, ठीक है। यहाँ से NO गैस निकलेगा। अब जब NO गैस निकलेगा तो यहाँ पे फिर रिएक्शन करेगा Fe2O6SO4 के साथ NO रिएक्शन करेगा। अब अगर हम ऐसा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इसको टिल्ट करते हैं, मतलब टिल्ट करने का मतलब ऐसे करते हैं, कुछ टिल्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक रिंग, अगर जाहिर सी बात है अगर टिल्ट करेंगे
यहाँ तो पता नहीं, अगर सीधा में हीट करने पर कोई भी लिक्विड रहता है उसमें एक रिंग बन जाता है। मेरे पास टेस्ट ट्यूब नहीं तो दिखा देता मैं, वहां पे एक रिंग बन जाता है, और जो रिंग बनता है मतलब ये जो रिंग बनता है ये गैस का बोल सकते हो, ये ब्राउन होता है। ये क्या होता है? ब्राउन होता है, इसलिए हम लोग ब्राउन टेस्ट करते हैं। ये रिएक्शन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, ये पूछता है, लिख लो, ये पूछता है। नीट में पूछे, मेंस में पूछे, या फिर बोर्ड में पूछे, रिएक्शन पूछता है ब्राउनिंग टेस्ट का रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या क्या होता है, उसके बाद क्या क्या यूज होता है, ये सब याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा तेरे को, याद पढ़ना है, याद करना पड़ेगा। ब्राउनिंग टेस्ट का यूज मतलब करते क्यों है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन के लिए। क्यों करते हैं? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन कोई सोल्यूशन में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। अगर नाइट्रेट आयन नहीं होगा तो ब्राउनिंग टेस्ट नहीं बनेगा। अगर नाइट्रेट आयन नहीं होगा तो ब्राउनिंग टेस्ट नहीं बनेगा। एक और है, जैसे कि मानते हैं यहाँ पे इसको, अगर FeSO4.NO, ये भी अपना ब्राउन है, रिंग टेस्ट शो करता है, ठीक है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ आयन की बात करें, मतलब कि आयन के फॉर्म में, प्रेजेंस नहीं सॉरी, आयन के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखने को मिला है कि FeH2O5NO +2 SO4 -2, ये भी अपना ब्राउन रिंग टेस्ट देता है भाई, ये भी अपना ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। ये +1 में होगा, ये भी सॉरी ये भी +1 में, ये भी +1 में। अब ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 में, इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं। वो क्या उसमें, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करता है, शो करता है, समझ में आ रहा है? ये अपना ब्राउनिंग टेस्ट हुआ। कुछ नहीं है, बस ये पढ़ना है कि कहाँ का किस लिए यूज करते हैं, क्यों, मतलब किस लिए ब्राउनिंग टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको फाइंड करना होता है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में है या नहीं है, ठीक है। ये तीन, ऐसा नहीं यही सिर्फ शो करेगा, ये भी करेगा। अगर ये इसको मतलब ये रिएक्शन ना करवा, किसका भी रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा FeSO4.NO FeH2O5 इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन NO2 + SO4 -2, ये भी ब्राउनिंग टेस्ट देगा। ये नहीं सिर्फ यही देगा, ऐसा नहीं, ये भी ब्राउनिंग टेस्ट देगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन ये भी एक ब्राउनिंग टेस्ट देता है, इसको भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, जहन में उतारना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, ठीक है। इसको लिखो। अब आते हैं हम लोग फास्फोरस की तरफ। तो नाइट्रोजन सब कंपाउंड खत्म, अब आते हैं फास्फोरस पे। तो फास्फोरस में मेनली फास्फोरस में क्या पढ़ना है? फास्फोरस का हाइड्रेट pH3 के बारे में पढ़ना है, इसके जितने भी ऑक्सिजन एसिड्स हो गए वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्लोराइड हैलाइड के बारे में, जैसे ट्राई हैलाइड हो गए और पेंटाहाइलाइड हो गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूजेज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहले फास्फोरस के बारे में जान लेते हैं। फास्फोरस 3 तरह के इलेक्ट्रोप में पाया जाता है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। मेनली व्हाइट में पाया जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस को, मतलब व्हाइट को वैक्सी नेचर होता है, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं उसको, वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है। हालांकि सब जितने फास्फोरस है पॉइजनस होते हैं। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में सॉल्युबल होता है। अगर ये बात करते हैं केमिल्यूमिनेसेंस होता है, क्या होता है ना कि ये डार्क में रख दे फास्फोरस को तो ऑक्सीजन के साथ ये जलते रहता है, मतलब स्लो ऑक्सीडेशन होता है। तो स्लो ऑक्सीडेशन होने में ये कलर प्रोड्यूस करता है येलो। कौन कलर? येलो कलर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग येलो फास्फोरस, इसको भी बोलते हैं। अगर इसको हवा में रख दे तो ये मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, रिएक्शन हो जाएगा उसका, P4O10 में चेंज कर जाता है, व्हाइट फ्यूम बनाता है। व्हाइट फ्यूम मतलब पतला, मतलब सॉरी सफेद पाउडर की तरफ प्रोडक्ट बनाता है P4O10। अगर इसका रिएक्शन P4 का
मतलब P4 कहने का मतलब व्हाइट फास्फोरस P4 में पाया जाता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, ये PH3 बनाता है, ये PH3 भी बनाता है, इसका रिएक्शन कैसे हो गया होगा। उसके बाद रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस को हीट करने में बनता है, कुछ 573 केल्विन कुछ टेम्परेचर पर से कुछ दिन तक उसको गर्म करते रहते हैं, तो व्हाइट फास्फोरस कैन बी चेंज इनटू रेड फास्फोरस। ये ना तो वाटर में और न ही कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2 दोनों में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो व्हाइट फास्फोरस था अपना वो डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था। ये लेस रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, and red phosphorus can be converted into black phosphorus by heating at a temperature and high pressure. ब्लैक फास्फोरस जो टाइप का होता है अल्फा एंड बीटा, बीटा अल्फा जो होता है हाई टेम्परेचर बनता है, हाई टेम्परेचर पर अगर रेड फास्फोरस को हीट करेंगे तो ब्लैक फास्फोरस अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और हाई लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मतलब 473 केल्विन के आसपास इसको टेम्परेचर थे और प्रेशर को हाई कर दे तो ये बीटा ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे PH3 के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ फास्फीन, ठीक है। तो लिखते हैं पहले यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस, बस ये छोटा सा मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं। व्हाइट फास्फोरस इज poisonous and waxy solid, ठीक है। it is insoluble in water but soluble in कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ये सबसे पहले तो पॉइजनस होता है कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी ये पॉइजनस होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या देखना था, हाँ, इट glows in dark due to slow oxidation and give yellow color ठीक है, and give yellow color, okay, it give yellow color। इसको लिखो तो पहले 1 मिनट में आते हैं, वो कॉल आ रहा था इसलिए उसको जाना पड़ा। देखो स्लो ऑक्सीडेशन एंड गिव येलो कलर देता है। अगर लिख लो यहाँ पे कि अगर P4 मतलब ये P4 मतलब व्हाइट फास्फोरस को हम P4 भी लिखते हैं, यहाँ पे लिख दो व्हाइट फास्फोरस, या इतना लिखने क्या जरूरत है, P4 लिख दो यहाँ पे P4 PH3 and Na2PO2 sodium hypophosphite can be formed by the action of boiling NaOH on P4, ठीक है। अगर P4 का रिएक्शन हम बॉइलिंग NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, P4 बनेगा, NaOH और H2O बनाएगा तो क्या PH3 बनेगा, और जब PH3 बनेगा तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, क्या सोडियम हाइपोफॉस्फाइड निकलेगा, हाँ सही है,
सोडियम हाइपोफॉस्फेट, वो बैलेंस कर लेंगे बाद में, पहले आप जो मेन रिएक्शन उसको समझो। अगर P4 का रिएक्शन, अगर P4 का रिएक्शन बॉइलिंग NaOH के साथ करवाते हैं तो P4 मतलब व्हाइट फास्फोरस कैन बी चेंज इनटू फोस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अरे नहीं होना चाहिए भाई। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बैलेंस करेंगे यहाँ पे P4 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे कितना 3 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम, 3 सोडियम कर देंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 3 और 1 यहाँ 3 यहाँ पे भी है, इसको भूल मत जाना, इसको छोड़ मत देना भाई। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फॉस्फोरस में देखते हैं यहाँ पे, इसको तो भूल ही गया था, बताओ बताओ, अभी तो बलंडर हो जाता। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, 3 6 9, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 3 9। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ठीक है PH3 1, यहाँ पे 3, दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अपना फॉस्फोरस हुआ, ये थियोरेटिकल पॉइंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आते नहीं है। आप भी जाएंगे तो बोर्ड वगैरह में आते हैं तो कोई मतलब उसका बनता नहीं है। यहाँ पे देखते हैं व्हाइट फास्फोरस कैन बी चेंज इनटू रेड एंड फर्दर ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस 2 टाइप के, अल्फा एंड बीटा। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। रेड फास्फोरस फॉर्म बाय हीटिंग ऑफ white phosphorus at 523 केल्विन। ठीक है, लिख सकते हैं it is insoluble in both liquid and carbon डाइसल्फाइड। मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में भी सॉल्युबल नहीं होगा और लिक्विड वाटर मतलब लिक्विड मतलब वाटर, सॉरी यहाँ लिक्विड कुछ और समझ लो, तुम लोग ज्यादा तेज हो गए हो, समझा? ठीक, अब आते हैं कि जो रेड फास्फोरस होता है अपना, वो व्हाइट फास्फोरस से लेस रिएक्टिव होता है। मतलब कि अगर रिएक्टिविटी के टाइम में बात करें, रिएक्टिविटी के तौर पे बात करेंगे हम लोग, तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव? सबसे ज्यादा व्हाइट फास्फोरस, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक। अब जितना ज्यादा गर्म करोगे मतलब किसी इंसान को ज्यादा तंग करते 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 स्टेबल हो जाता है भाई, जो बोलना बोलते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही इसमें होता है, इतना सताया जा रहा है व्हाइट को रेड में चेंज हुआ, फिर इसको सता के इसको ब्लैक में चेंज कर दिया, तो कहां से स्टेबिलिटी रहेगा? मतलब रिएक्टिविटी कहां से उसका रहेगा? तो स्टेबल हो जाएगा वो। अब देखो, जो अपना ब्लैक फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस कैन बी चेंज इनटू पंगा हो गया भाई। देखो हम ब्लैक ब्लैक 2 बार लिया, पता नहीं क्या हो गया बे, इंसान है, गलती होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेड फास्फोरस कैन बी चेंज इनटू किसमें? ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, अब जो ब्लैक फास्फोरस होता है कितने टाइप का? ब्लैक फास्फोरस 2 टाइप का, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो यहां से शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, मतलब शॉर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। इतना बड़ा फास्फोरस का मीनिंग है, कोई छोटा कर देता तो कितना मजा आता। बीटा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। देखो बनता दोनों हीट करने से, बनता दोनों रेड फास्फोरस से ही। हाँ एक बात भी, अगर रेड फास्फोरस में देखेंगे तो रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस को हीट करने पे रेड फास्फोरस बनता है विद सेवरल डेज। इन सेवरल डेज लिख दो, सेवरल डेज, ये छूट गया था, थ्योरेटिकल कौन याद करता है भाई, मेरे को भी याद नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं रेड फास्फोरस कैन बी चेंज इनटू ब्लैक फास्फोरस, अल्फा एंड बीटा। अल्फा को मतलब अल्फा ब्लैक फास्फोरस कैसे बनता है? 800 समथिंग केल्विन पे बनता है, मतलब तुम 870 केल्विन लिख लो, एट इन सील्ड ट्यूब, इन सील्ड ट्यूब। ठीक है,
और बीटा बीटा बनेगा 473 कैलोरी विथ हाई प्रेशर इन हाई प्रेशर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? व्हाइट, उसके बाद ब्लैक और रेड, उसके बाद ब्लैक। कोई दिक्कत नहीं है, यही अपना है। उसके बाद फास्फोरस अपना खत्म हो रहा है। उसके बाद फॉस्फीन के बारे में पढ़ेंगे, पीएच3 के बारे में। हालांकि फॉस्फीन तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है P4 से, मतलब व्हाइट फास्फोरस चेंज हो रहा है पीएच3 में। कैसे? इसको बोलते हैं फॉस्फीन। फॉस्फीन कैसे बोलते हैं? पीएच3 को फॉस्फीन बोलते हैं। ये मतलब फास्फोरस का हाइड्राइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो P4 3NO मतलब कि बॉइलिंग NOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है?